आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के जंगलों में अगलगी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। पेड़ पौधों के साथ साथ जंगली जीव जंतु भी इस आग की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस अगलगी का जिम्मेदार कौन है, और वन विभाग की जांच में इस सवाल का जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गर्मी का मौसम है और हाल के दिनों में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं बढ़ी है। वहीं जब वन विभाग ने इसके पीछे के कारणों की पड़ताल की तो पाया कि करीब 99% से ज्यादा जंगलों में आग मानव प्रदत्त होती है। खास तौर से महुआ चुनने के लिए लोग पत्तों में आग लगा देते हैं ताकि उन्हें महुआ चुनने में आसानी हो। पड़ताल में ये भी पता चला कि झारखंड के जंगलों में अगलगी की घटना सबसे ज्यादा मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होती है और फिर मई या जून तक होती है। हालांकि मानसून आने के साथ ही फॉरेस्ट फायर की घटना काफी कम हो जाती है। ये जो नेचुरल फायर से बहुत ही परसेंटेज बहुत कम है, नेग्लिजिबल 1% से भी कम है। अगर 100 आग लग रहा है तो 99 जो है हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण होते हैं, आदमी के लगाए हुआ। वो एक्सीडेंटल फायर हो सकता है या इंटेंशनल फायर हो सकता है, दो ही तरह के फायर है। तो एक्सीडेंटल फायर या इंटेंशनल फायर, वो दोनों जंगल को नुकसान जरूर करेगा। वहीं वन विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि जंगलों में आग कोई प्राकृतिक आग नहीं बल्कि अगलगी की घटना के पीछे इंसानी होता है। हालांकि केंद्र और राज्य की मशीनरियां इसे लेकर काफी गंभीर है। आग लगने पर रियल टाइम जानकारी देने को लेकर सैटेलाइट से मैपिंग की जाती है। आग की सूचना मैसेज के माध्यम से पीसीएफ अधिकारी के साथ साथ वन रक्षक तक एक साथ दी जाती है ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। इसमें जागरूकता बिल्कुल नहीं है लोगों में, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी कभी कभी हो जाता है। गांव वाले परेशान होते हैं कि भाई कौन आके आग लगाया नहीं पता, ये चोरी से काम होता है, आग लगा के निकल गए। अब बहुत बड़े स्केल में आग लगाते हैं, ये भूल जाते हैं कि उसमें इकोसिस्टम को कितना डैमेज हो रहा है, पर्यावरण को कितना डैमेज हो रहा है, कितना जहरीला गैस हम दे रहे हैं। जंगलों में मानव प्रदत्त अगलगी की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है, क्योंकि इस अगलगी से बड़े पेड़ों को तो नुकसान होता है, साथ ही छोटे पेड़ पौधे और जंगली जीवों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में अगर जंगलों को आग से नहीं बचाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे ये जंगल खत्म होते जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर कोडरमा से, जहां पर खाली पड़े मकान से एक व्यक्ति के शव को बरामद किया गया है। तिलैया थाना क्षेत्र के रांची पटना रोड की यह घटना है और शव की शिनाख्त भंडरवा निवासी प्रदीप यादव के तौर पर की गई। शव मिलने के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के मुताबिक प्रदीप गैरेज में मिस्त्री का काम करते थे और पिछले 3 दिन से लापता थे। परिजनों ने भूमि विवाद में हत्या की आशंका जाहिर की है। 3 दिन से लापता थे, गए थे काम करने के, तो वहाँ से आए 3 बजे तो पता चला था। अब फिर यहाँ टुकलाल यादव, कैलाश यादव इन लोग टारगेट लिया था, वही लोग मार के फेंक दिया गया। तो 3 दिन से और हमको पता नहीं था, 3 दिन से खोज रहे थे। तो पुलिस ने जो प्रशासन से वही फिर फोन करके बोला तो डेड बॉडी पड़ा हुआ, तो हम लोग को मिला हुआ। क्या विवाद था? विवाद था जमीन और ये जमीन का। ब्लड स्टेन्स पाए गए हैं और कुछ इंजरी मार्क्स भी है। हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो शहर के बीचों बीच ऐसी घटना होती है, क्या लगा सर? सीसीटीवी कैमरा संभाला जाएगा सर? इसमें सब कुछ किया जा रहा है, सीसीटीवी, टेक्निकल सेल, सीडीआर, सब कुछ देखा जाएगा और पता किया। 11 अप्रैल को रांची में झारखंड सचिवालय घेराव में शामिल बीजेपी नेताओं पर पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी ने सचिवालय का घेराव किया था, न कि किसी तरह की कोई चढ़ाई की थी। उन्होंने कहा कि घेराव या प्रदर्शन उनका हक है, अधिकार है। इसके बावजूद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उल्टे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं पर ही केस किया गया है। हम लोग कोई चढ़ाई नहीं कर रहे, हम लोगों ने तो नहीं किया कि हम लोग ऑफिस में घुस जाएंगे। हम लोग कहा कि घेराव करें, कि हम लोग चारों तरफ घेरते वहां पर, फिर मुख्यमंत्री आते, फिर बात करते। तो ये लोकतंत्र में घेराव प्रदर्शन करना ये हमारा डेमोक्रेटिक हक बनता है।
अब लेकिन पत्थरबाजी की आपने स्थिति क्यों आ देखा गई कि जिस प्रकार से उन्होंने लाठी चलाई, गोलियां चलाई, आंसू गैस छोड़े, कई लोग घायल भी हुए, इलाज भी उन लोगों का चल रहा है और उल्टे वो केस भी हम लोग के ऊपर कर रहे हैं। पलामू में पांकी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता अंबेडकर जयंती समारोह में अलग अंदाज में नजर आए। विधायक मंच पर झूमते हुए दिखे। विधायक मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए। वहीं विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग समाज के बुजुर्गों के पैर धोकर उन्हें सम्मानित किया। और 65 साल के बुजुर्गों को हम लोगों ने एक साथ सूचीबद्ध करके उनका पैर धो करके, पैर पूजी करके और उनको सम्मानित करके फूलमाला के साथ आशीर्वाद लेने का काम किया। और उसके बाद सभी 42 जातियों को एक टेबल पर बैठा करके एक साथ खिलाने का काम किया है और इससे समरसता का ये भाव दिखता है। वहीं गिरिडीह में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गडरमा गांव में उत्पाद विभाग ने छापेमारी की और इस दौरान करीब 20,000 लीटर जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। वहीं 1,500 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि छापेमारी की सूचना मिलते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। फरार शराब तस्कर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ और पन्ना नेशनल पार्क से 3 बाघ को उत्तर प्रदेश में झांसी के माधव नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जा रहा है। आज ये तीनों टाइगर कड़ी सुरक्षा के बीच सिमडेगा से गुजरे। इन टाइगर के जिले से गुजरने के दौरान स्कॉट कर रहे कड़ी सुरक्षा वाहनों को आप देख सकते हैं, जो कि इस वाहन को स्कॉट कर रहे थे। तीनों बाघों को माधव नेशनल पार्क भेजा जाएगा। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं और इसके तहत एक नर व 2 मादा बाघ को माधव नेशनल पार्क के जंगलों में छोड़ा जाएगा। हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज कुव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शुरुआत के बाद लोगों को यह लगा कि अत्याधुनिक सुविधा होने से किसी भी तरह की परेशानी का सामना अब अस्पताल में मरीजों को नहीं करना होगा। लेकिन स्थिति आज बद से बदतर हो चुकी है। कभी ऑक्सीजन अचानक से बंद कर दिया जाता है तो कभी बिजली ही गुल हो जाती है। कहीं पानी भी 24 घंटे तक लोगों को नसीब नहीं होता। लोगों ने जिला प्रशासन से इन कुव्यवस्थाओं को दूर करने की मांग की है। ऑक्सीजन का 9 बजे शायद एक बार ऑक्सीजन का बंद हो गया था, तो यहाँ पे पूरा सफोकेशन जैसा हो गया, सारा पेशेंट अकबकाने लगा। तो फिर हम गए वहाँ पे जहाँ पे नर्स लोग बैठी हुई थी, तो वहाँ पे पूछे तो बोला कि शायद 9 बजे एक बार ऑक्सीजन बंद किया जाता है, क्योंकि दिन भर ऑक्सीजन चलता है। तो मतलब कम से कम इन्फॉर्म करके तो ऑक्सीजन बंद किया जाए। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में आए दिन रात में अक्सर बिजली चली जाती है, जिससे वहाँ पर इलाजरत मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधार किया जाए। देश की लेडी सिंघम के नाम से विख्यात किरण सेठी देवघर पहुंची, जहां पर ग्लोबल इंडियन विमेन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित देवघर के संत मैरी स्कूल में 200 से अधिक लड़कियों को उन्होंने सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए। लेडी सिंघम किरण सेठी अब तक लगभग 9 लाख से अधिक लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। लेडी सिंघम अभी दिल्ली पुलिस में तैनात हैं और दिल्ली के जीबी रूट की इंचार्ज भी हैं। लेडी सिंघम को कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें निर्भया अवार्ड, वहीं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। मैंने बच्चों को अपनी अवेयरनेस होना तो सिखाया ही, उन्हें हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया कि हेल्पलाइन नंबर का यूज़ क्या होता है। अगर आप किसी को अटैक करते हैं तो शरीर के कौन से भाग पर आप अटैक कर रहे हैं तो सामने वाले को काबू कर सकते हैं। और मैंने उनको आज ये भी सिखाया कि अगर आपको कोई छूता है
छूने का जो तरीका है, अगर आपको बुरा लगता है तो उसके लिए आप ज़रूर पुलिस में कंप्लेंट करें। हमारी लेडी सिंघम, इन्होंने जिस तरह उनको गले से लगाया लड़कियों को, और जिस तरह से इन्होंने अपनापन दिया कि लड़कियां बिल्कुल ऐसा महसूस कर रही थी जैसे भगवान उनके लिए आ गया। गढ़वा के आलोक कुमार चौधरी ने न सिर्फ अपने जिले का बल्कि पूरे झारखंड का मान बढ़ाया है, उन्हें गौरवान्वित किया है। गौरव को भुवनेश्वर में आयोजित G20 सम्मेलन में यूरोप और अमेरिका के युवाओं को भारत की ताकत बताने के लिए भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है। रंका प्रखंड के गढ़ के रहने पीछे एक मिट्टी के घर में आलोक के माता पिता रहते हैं और पिता रामलखन चौधरी पेशे से मजदूर हैं, जबकि मां शारदा देवी घरेलू महिला हैं। फिलहाल माता पिता बेटे की इस उपलब्धि से बेहद गदगद हैं। बता दें कि आलोक कुमार एनर्जी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु से एमटेक इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, उत्साहित हैं हम लोग। उत्साहित हैं जी। क्या करते हैं आप? मजदूरा हैं। कितना लड़का है आपके? 2 लड़का क्या करता है? पहला लड़का? पहला लड़का प्लांट में काम करता है, मजदूरी करता है। हाँ। बहुत दिन कटे हैं, बहुत अथी में आज हमारा लड़का वो वहाँ तक पहुँचा है। क्या अच्छा लग रहा है। शिखर सम्मेलन में बहुत सारे देश के प्रतिनिधि आएंगे। 20 देश के। उसमें क्या करेंगे? आपको मालूम पड़ा शिखर सम्मेलन क्या है? ये हमको नहीं मालूम है। साली बहुत प्रतिभावान विद्यार्थी रहा है बचपन से ही, और उसको हम मार्गदर्शन को भी देते रहते थे। जब पढ़ता था, यहाँ मट्टी पे पढ़ा है, यहाँ पर रंका स्कूल में। पशुपालकों को सुविधा पहुंचाने के मकसद से सरकार की ओर से टेलीमेडिसिन की सुविधा दी गई है, लेकिन रांची के पशुपालकों को ही इसकी जानकारी नहीं है। सरकार की ओर से ये दावा किया जाता है कि इसके टोल फ्री नंबर पर कॉल करने से पशुओं में होने वाले रोग से बचाव के साथ ही रख रखाव तक की जानकारी दी जाती है, लेकिन जब योजना की पड़ताल की गई तो पशुपालक इसकी जानकारी से अनजान नजर आए। पशु निदेशालय कर्मियों का दावा है कि उनके पास हर दिन 10 से 12 कॉल आते हैं, जिसके जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है, साथ ही बीमारी से बचाव के उपाय बताए जाते हैं। वहीं योजना एवं बजट के नोडल पदाधिकारी ने योजना को लेकर जागरूकता बढ़ाने का दावा किया। सरकारी जो टेलीफोन नंबर पर डॉक्टर उपलब्ध होने का होता है, आप लोग को सुविधा मिला कभी? नहीं। आप लोग को पता है कि कोई टोल फ्री नंबर है जिस पर कि डॉक्टर उपलब्ध होता है, ऑन कॉल इलाज होता है? नहीं। कितना खर्च लगभग साल भर में पड़ जाता होगा मतलब डॉक्टर इलाज कराने में? लगभग वही 19-20 हजार रुपया सालाना। कितना गाय रखे हैं? 4 गाय थे, 1 गाय बेच दी, 3 गाय बची हुई है। इसको जो इलाज कराने के लिए कॉल का कोई व्यवस्था है कि फोन पे डॉक्टर मिल जाता है सरकारी? जी नहीं, अब नहीं हम लोग करते हैं। कितने दिनों से गाय रखे हैं? बहुत 25-30 साल हो गया। कितना खर्च लगभग हो जाता है? हाँ, हो जाता है। लेकिन सरकारी लाभ नहीं मिलता। इनमें मैक्सिमम कॉल्स डिजीज़ से रिलेटेड रहते हैं, मतलब हमारे पशुओं को कोई बीमारी तो नहीं है, उस बीमारी के संबंध में वो जानना चाहते हैं अगर बीमारी है तो। और उसके अलावा हमारे राज्य में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं पशुपालन से संबंधित, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। शुरू में जब हम लोग इसको लॉन्च किए थे तो 5-7 केसेस आती थी, लेकिन अभी 10-15 केसेस पर डे आ रही है, और हम लोग इसको एकदम बिल्कुल देख रहे हैं, और इस पर हम लोग प्रचार प्रसार भी बढ़ाए हैं, और प्रचार प्रसार से पूरा उम्मीद है कि राज्य के पशुपालक को इसका लाभ उनको मिलेगा। इमली की बिक्री से आर्थिक स्थिति सुधारने में जुटे खूंटी के किसानों को इस साल करीब 4.25 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हां, दरअसल ट्राइबल मिनिस्ट्री की ओर से इमली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 36 रुपए तय किया गया है, लेकिन सरकार की ओर से तय दर पर इमली की खरीद नहीं हो रही, और ऐसे में किसान 25 से 26 रुपए प्रति किलो की दर से इमली बेचने को मजबूर हैं। इस इमली की डिमांड झारखंड से लेकर बिहार और बंगाल तक होती है, लेकिन झारखंड सरकार के झामको फेड की ओर से इमली की खरीदारी नहीं हो रही, और किसानों और कारोबारियों की माने तो खूंटी में ही 4 से 5 मीट्रिक टन इमली का उत्पादन होता है। इधर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वे इस मामले में राज्य सरकार से बात कर किसानों को लाभ दिलाने के लिए पहल करेंगे। देहात से आता है इमली, हम लोग यहाँ बाजार में खरीदते हैं और 8 आना 1 रुपया का मार्जिन में रांची में बेचते हैं।
वही और कुछ नहीं। क्या फायदा होता है? फायदा होता है 8 आना 4 आना 1 रुपया फायदा होता है। समय में अगर दाम स्टॉक किए हुए हैं, अगर बढ़ जाता है दाम तो कभी 2 रुपया भी मिल जाता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने तय किया है जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय ऐसे उत्पादों का जो हमारे मिनिमम प्राइस लिस्ट में है। उसका उद्देश्य यही है कि मिनिमम प्राइस उनको सपोर्ट प्राइस इस ढंग से मिले ताकि बाज़ार से उसको अधिक मिले। बाज़ार में यदि अधिक मिलता है तो बाज़ार में बेचे और बाज़ार में यदि कम मिलता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से वो यहाँ बेच सकता है। वहीं सिमडेगा का पारा 40 के पार पहुंचने लगा है, जिससे सुबह 11 बजते ही सूरज आग बरसाने लगते हैं। ऐसे में स्कूल के बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। मॉर्निंग क्लास में छुट्टी का समय दोपहर 1 बजे का है। इसके बाद 2 बजे तक सभी बच्चों के लिए खेलने का समय निर्धारित किया गया है और इस पर सवाल उठाते हुए अखिल झारखंड शिक्षक संघ ने आज कोलेबिरा विधायक को ज्ञापन सौंपा और स्कूल के छुट्टी के समय को 11 बजे तक करने की मांग की गई। हमारी मांग ये है कि पूर्व का जो समय है विद्यालय में, पूर्व का समय जो मॉर्निंग क्लास का है, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है, सर ने भी पढ़ा है, 6:30 से 11:30 रहा है, 6 घंटे का समय रहा है। हम सर से मांग करने के लिए आए हैं कि हमारी वही दिन वापस ला दिया जाए। विद्यालय का समय जो सारणी है वही पुनः वापस ला दिया जाए। सरकार का सोच स्पष्ट है और अगर कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस मसला को हम बहुत जल्द समाधान कर लेंगे और सरकार का स्पष्ट है कि बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा के माहौल को